नमस्कार, दिस इज यस फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का पढ़ाई कुछ दिनों के लिए मर्ज किया गया था। आज से आप लोगों का पढ़ाई YouTube के जरिए आप लोगों की पढ़ाई पूरी की जाएगी। तो YouTube वेबसाइट यस फिजिक्स क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो आप लोग को मिलेगा पर डे, वो वीडियो को आप सावधानी पूर्वक देखेंगे। अब हम आपके साथ आपके पास नहीं रहेंगे, अब आपके सामने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे। सावधानी पूर्वक आप लोग वीडियो को देखेंगे और पूरा करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्लास में हमरे डर से क्लास को पूरा करते थे और सावधानी पूर्वक देखा करते थे। तो अगर ध्यान दीजिएगा कि अब आप लोग के सामने हम नहीं रहेंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेंगे। तो आइए 12th फिजिक्स को जहां से हम लोग चालू करते थे वहां से चालू होगी आज के क्लास में। और दूसरा बात एक बात और भी है कि 12th का फर्स्ट चैप्टर आप लोग का खत्म हो चुका था, क्लास में खत्म हो चुका था। और जिन बैच में खत्म नहीं हुआ था वो बच्चे तो YouTube के जरिए वीडियो देख करके पूरा करेंगे ही, और दूसरा चैप्टर का भी वीडियो आप लोग को इसी चैनल पे डाल दिए जाएंगे, जो आपको प्लेयर लिस्ट में देखने को मिलेगा। आइए हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं, वो है फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, यानी कहने का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। आज हम 12th चैप्टर को, जितने भी 12th में चैप्टर हैं उनको हम आज उन सभी चैप्टर का परिचय देखेंगे। तो आज होने क्या वाला है कि 12th के चैप्टर में 12th के फिजिक्स चैप्टर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। वो जो है, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व। और दूसरा भाग है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी इसको कहते हैं प्रकाश की, हिंदी में प्रकाश की। तीसरा भाग है मॉडर्न फिजिक्स। यानी इसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। गौर करेंगे, हमने बताया है 12th के चैप्टर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा भाग है ऑप्टिक्स और तीसरा भाग है मैग्नेटिज्म। इन तीनों ब्रांच से आपको 12th में 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 70 मार्क्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 35 मार्क्स की 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पूछा जाता है। और प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाता है 70 मार्क्स। यानी आपके 12th बिहार बोर्ड में 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी ब्रांच के अंदर जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर आते हैं उन सभी चैप्टर को आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो आइए
फर्स्ट ब्रांच यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स आते हैं उनके बारे में पहले आज चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा हम देखते हैं। तो इन सबको मिटा दे रहे हैं, ऊपर करके हम लिख दे रहे हैं इस सब। अभी ऊपर में हेडिंग देंगे आप लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। और दूसरा इसमें जो है पहला ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। देखेंगे कि विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स आते हैं तो गौर कीजिएगा, एनसीईआरटी का 1 से लेकर के 8 तक का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है। यानी 1 से 8 तक का चैप्टर एनसीईआरटी का 1 से 8 तक का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अंतर्गत आता है। तो ये हम क्या करेंगे, इस एक चैप्टर को एक चैप्टर को हम बारीकी से परिचित करेंगे। तो आइए हम एक चैप्टर को परिचित करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट चैप्टर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसको हिंदी में कहते हैं हम विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। यानी कहने का मतलब है इस चैप्टर में जो हम चर्चा करेंगे वो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मानवों ने कब से सोचना स्टार्ट किया है, इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का गुण क्या है, इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या कर सकता है, इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो चीज कर सकता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो चीज करेगा उसको विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो इस विद्युत क्षेत्र के जरिए क्या क्या होगा, इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग ड्रोन उड़ाते होइएगा, वो ड्रोन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही उड़ पाती है। अगर हम इस चौक से इस बोर्ड पर अगर हम लिख पा रहे हैं और ये चौक इस बोर्ड पर चिपक जा रहा है तो किसकी वजह से चिपक जा रहा है? आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चिपक जा रहा है। इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आइए इसका दूसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव तथा धारिता।
विद्युत विभव तथा धारिता। यानी इस चैप्टर में विद्युत विभव के बारे में चर्चा करना है। इस चैप्टर में विद्युत विभव के बारे में चर्चा करना है। विद्युत विभव क्या होता है, इन चीजों के बारे में चर्चा करना है। तो आइए थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं विद्युत विभव। सुनिएगा, विद्युत विभव हम किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि सब स्टेशन यानी पावर हाउस के पास बहुत सारा चार्ज है। अब उन चार्ज को हमें अपने घर तक लाना है, हमें अपने घर तक लाना है। तो क्या हम पावर हाउस के इंजीनियर को बोलने के लिए जाएंगे कि भाई इंजीनियर साहब हमारे घर तक आप चार्ज को भेज दो? क्या ऐसा कहने से हमारे घर तक चार्ज आएगी? तो आंसर है नहीं आएगी। अब चार्ज को लाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अब करना क्या पड़ेगा कि हमको पावर हाउस से लेकर के अपने घर तक वायर को बिछाना पड़ेगा। और जब वायर को बिछाएंगे उस वायर के जरिए जो चार्ज को धक्का दे करके हमारे घरों तक चार्ज को जो पहुंचाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। चार्ज तो ऐसे ही चलना स्टार्ट नहीं कर देगा। अब चार्ज को जो धक्का दे करके हमारे घर तक पहुंचाएगा उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएंगे कैसे, इस बात के बारे में चर्चा करते हैं। तो गौर कीजिएगा कि मान लेते हैं हमारे पास एक डिब्बा है यानी बकेट है। अब इसमें हम क्या करते हैं, करोड़ों मिलियनों चार्ज को कंप्रेस्ड करके रख देते हैं। अब कंप्रेस्ड करके देखिए हमने इसमें जो है इस डब्बे में कंप्रेस्ड करके चार्ज को रख दिया है। अब जब कंप्रेस्ड किया यानी हमारे द्वारा कार्य किया गया किस पर, उस चार्ज पर। अब उस चार्ज के पास एनर्जी आ गई। अब कौन सी एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई यानी अब वो कंप्रेस्ड चार्ज है, यानी अब उसके पास जो है एनर्जी है। अब उस चार्ज को थोड़ा सा भी जगह देंगे कि वो वहां से वो धरातल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर इस डिब्बी को ऐसे खोल देंगे तो ये क्या होगा, चार्ज भागना स्टार्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा उस पर कार्य किया गया और वही कार्य उस चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो गया। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो गया और जो ही इस डिब्बी में या फिर उस चार्ज को भागने के लिए जगह देंगे चार्ज भागना स्टार्ट कर जाएगा। तो उसी तरह से ये क्या करता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है और वो क्या करता है, चार्ज भागना स्टार्ट करता है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा। दूसरा एग्जांपल क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग अब क्या करते हैं, उसको हम कंप्रेस्ड करते हैं। कंप्रेस्ड करने का मतलब उसको दबाते हैं। अब हमने स्प्रिंग को दबाया यानी हमारे द्वारा उस स्प्रिंग पर कार्य किया गया। अब वही कार्य उस स्प्रिंग पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। अब वो चार्ज क्या कर, वो स्प्रिंग क्या करेगा, अब हमारे हाथ को धक्का देगा। क्यों धक्का दे रहा, क्योंकि उस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है। इस हाथ को इधर की ओर धक्का दे रहा है, इसको इधर की ओर धक्का दे रहा है। वो क्यों धक्का दे रहा है, आंसर है उसके पास उस पर जो उस स्प्रिंग पर जो है हमने कार्य किया और वही कार्य उस पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो गया। तो आइए आप लोग जान गए होंगे कि पोटेंशियल किस प्रकार से बनाया जाता है। और दूसरा फिर से सुन लीजिए थोड़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पावर हाउस से लेकर के पावर हाउस में जो चार्ज होता है उस चार्ज को धक्का दे करके हमारे घर तक पहुंचाता है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं, यानी विद्युत विभव कहते हैं या फिर उसी को वोल्टेज कहते हैं। विद्युत विभव का एक यूनिट होता है वोल्टेज, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। आइए आपने तो विद्युत विभव को समझ गया। अब ये धारिता क्या होता है, इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। धारिता जो होता है, गौर कीजिएगा कि जिस तरह से हमें जीवन जीने के लिए मटेरियल और एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिस तरह से हमें जीवन जीने के लिए मटेरियल और एनर्जी की आवश्यकता होती है, इन दोनों चीज होने के साथ साथ एक चीज और की आवश्यकता होती है जो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसके बगैर काम ही नहीं होता है। और उसका नाम क्या है, आप लोग सभी जानते हैं, उसका नाम है स्टोरेज। ये स्टोरेज कहने का मतलब ये करता है, स्टोरेज करने का मतलब होता है संचित करके रखना। स्टोरेज का मतलब होता है संचित करके रखना।
जस्ट आज उसी तरह से गौर कीजिएगा कि ये स्टोरेज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इन चीजों के बारे में चर्चा करना है पहले। तो स्टोरेज की जो जरूरत पड़ती है इसलिए हमें पड़ती है कि अगर कोई चीज है, उस चीज का उपलब्धता का समय कोई और होता है और खपत का समय कोई और होता है। उपलब्धता का समय अगर मान लेते हैं, जैसे हमारे घरों में सुबह 6 बजे सरकार के द्वारा पानी मिलती है, सुबह 6 बजे हमें सरकार के द्वारा पानी मिलती है। अब इसी पानी को दोपहर 12 बजे में हमको यूज करना है, 12 बजे में यूज करना है। तो बताइए, अब जब सुबह 6 बजे में पानी मिला, हमको यूज है उस पानी का 12 बजे, तो हम क्या करते हैं, उस पानी को एक डब्बे में स्टोर करके रख लेते हैं, उस डब्बे में स्टोर करके रख लेते हैं। यानी कहने का मतलब आपको चीज की उपलब्धता का समय कितना बजे था, सुबह 6 बजे, और आपके उसी चीज को खपत का समय कितना बजे था, तो दोपहर 12 बजे। इसीलिए आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। जस्ट इसी तरह से आज से कुछ साल पहले हम एनर्जी को स्टोर करना नहीं जानते थे, एनर्जी को स्टोर करना नहीं जानते थे। अब हम एनर्जी को आसानी रूप से स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी को आसानी रूप से स्टोर कर सकते हैं। अब जिस बर्तन में एनर्जी को हम स्टोर करेंगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी हम स्टोर करके रख देंगे, अब जिस बर्तन में हम एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे उसी बर्तन का नाम धारिता यानी कैपेसिटेंस नाम रख दिया जाए। यानी जिस बर्तन में हम एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे उस बर्तन का नाम धारिता दे दिया गया। तो धारिता भी समझ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप लोग समझ गए। तो इन सभी चीजों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए तीसरा जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा ऊपर करके लिख दे रहा है। इलेक्ट्रिक करंट इसको कहते हैं विद्युत धारा। आइए आज हम विद्युत धारा के बारे में, इसमें हम विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत धारा यानी विद्युत धारा कहने का मतलब, गौर कीजिएगा, अगर मान लेते हैं हम, थोड़ा 2 मिनट अच्छा पहले समझ ही लेते हैं कि विद्युत धारा के बारे में ये करेंगे। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर चार्ज को हमने स्टोर करके रखा है, अब इस चार्ज को हमें तीसरे फ्लोर पर ले जाना है। अब वहां पे हमको बल्ब जलानी है, फैन चलानी है, टीवी चलानी है, बल्ब चलानी है, फैन चलानी है, टीवी चलानी है। तो हम इस चार्ज को कैसे ले जाएंगे? क्या हम यहाँ आएंगे बोलेंगे चार्ज भाई मेरे छत पे, मेरे तीसरे फ्लोर पे चले जाओ और वहां मेरे टीवी को और मेरे फैन को चला दो, मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब हो रही है, वहां लाइट को भी चला दो। क्या ऐसा कहने से हमारे घर पे क्या मेरे तीसरे फ्लोर पे चार्ज चला जाएगा? तो आंसर है नहीं जाएगा। अब उस चार्ज को हमको तीसरे फ्लोर पर ले जाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। वो करना क्या पड़ेगा? हमको यहाँ से तीसरे फ्लोर तक वायर को बिछोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वायर को बिछोना पड़ेगा। अब वायर को बिछोएंगे, क्या वायर को बिछो देने से चार्ज चली जाएगी? आंसर है नहीं जाएगी। अब चार्ज जो हमने स्टोर करके रखा है, उस चार्ज, वो चार्ज जो होना चाहिए वो चार्ज कंप्रेस्ड चार्ज होना चाहिए। चार्ज तो होगा लेकिन वो चार्ज में भी कंप्रेस्ड चार्ज होगा। अगर कंप्रेस्ड चार्ज नहीं होगा तो वो तीसरे फ्लोर पर नहीं जाएगा। तो कंप्रेस्ड चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब जो ही हम उस बैटरी से उस वायर को जोड़ेंगे, अब उस वायर से क्या होगा?
करंट बहना स्टार्ट कर देगा और हम वायर को देखने के बाद हम क्या बोलते हैं कि इस वायर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। फिर से समझिएगा, हमने किसको देख करके बोला है, यानी वायर को देख करके ये बोला है कि इस वायर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। इसी फेनोमेनन को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी दूसरे भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ गए इस बात को? आइए अब अगला हम देखते हैं, चौथा नंबर टॉपिक, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम गतिशील आवेश। गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व। गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व यानी इस चैप्टर में जो है हम चलता हुआ चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, चलता हुआ चार्ज क्या होता है कि अगर कोई चार्ज चलेगा, वो चलने के साथ साथ वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं बनाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट बनाने के साथ साथ वो अपने चारों तरफ एक इफेक्ट उत्पन्न करता है और उसी इफेक्ट को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज चलेगी तो वह केवल और केवल विद्युत धारा ही नहीं बनाएगा, वो विद्युत धारा बनाने के साथ साथ अपने चारों तरफ एक इफेक्ट उत्पन्न करेगा। अब वो चारों तरफ इफेक्ट उत्पन्न करेगा, उस इफेक्ट को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जहां मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे उस जगह पर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैग्नेटिज्म को पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से इन सभी चीजों के बारे में हमको चर्चा करना है इस चैप्टर में। आइए अब हम ऊपर से मिटाते हैं, फिर से जो चैप्टर्स है बाकी उस चैप्टर को हम लिखते हैं। आप लोग बोर्ड को खोज करके लिख लीजिएगा इन सभी चैप्टर को। आइए अगला चैप्टर के बारे में हम फिर से लिखते हैं। गौर कीजिएगा, पांचवा नंबर जो चैप्टर है, पांचवा नंबर चैप्टर वो है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, मटेरियल। गौर कीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकत्व तथा द्रव। चुंबकत्व तथा द्रव, आइए इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हमको ये चर्चा करना है कि चुंबकत्व और द्रव, यानी कि द्रव मतलब मटेरियल, यानी कोई भी मटेरियल हम लोग जानते हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी मटेरियल के ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। किसी भी मटेरियल के ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है। यानी इसका कहने का मतलब हर एक मटेरियल के अंदर चार्ज मूव करता है।
फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी मटेरियल होते हैं उस मटेरियल के ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है, यानी दुनिया के हर एक मटेरियल के अंदर चार्ज मूव करता है। और चौथा नंबर का थ्योरी क्या कहता है कि जब वो चार्ज मूव करता है, जहां भी चार्ज मूव करता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यानी हर एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी चार्ज मूव करता है, यानी चार्ज मूव करता है, यानी सभी मटेरियल के अंदर चार्ज मूव करता है, यानी कि वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना चाहिए। क्या हमारे ब्रह्मांड में ऐसा होता है? तो आंसर है ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इस चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो थ्योरी की बात है वो हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने समझ गया हमने क्या बताया कि दुनिया के हर एक मटेरियल के ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है यानी इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है, यानी दुनिया के हर एक मटेरियल के अंदर चार्ज मूव करता है। और चौथा नंबर का थ्योरी यही है कि जब चार्ज मूव करता है तो अपने चारों तरफ क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, यानी सभी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना चाहिए। क्या ऐसा होता है हमारे ब्रह्मांड में? तो आंसर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इन चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। आइए अगला नंबर जो चैप्टर है वो है EMI, यानी EMI यानी 6 नंबर जो चैप्टर है EMI। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर में हम देखिएगा, ये जो चैप्टर है 6 नंबर चैप्टर, ये 12 फिजिक्स का, अगर इस फिजिक्स को हम कह दें, इस फिजिक्स का ये 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर कहने का मतलब इस चैप्टर में जब आप पढ़िएगा ना तो इसका जो थ्योरी पढ़िएगा आपको ऐसा लगेगा कि या तो सर पगला गए हैं या तो मेरा फ्यूज उड़ गया है। इस तरह का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो देखिए ना किस किस तरह के टॉपिक देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 कुंडली है। मान लीजिए ये हमारे हाथ में 2 कुंडली है। अब इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है। अब इसमें धारा में परिवर्तन करेंगे कि इसमें आपूर्ति धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, अब इसके धारा में परिवर्तन करेंगे कि इसमें आपूर्ति धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कैसे हो जाता है? नहीं देख रहे कि ये इतना जो कि इनके कोई अटैचमेंट नहीं है, तब पर भी ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है? अब दूसरा बात कि अगर मान लेते हैं ये जो है मेरे पास कुंडली है और ये मैग्नेट है। अब हम इस कुंडली के निकट मैग्नेट को मूव कराते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेट को मूव कराते हैं। और जो हम मैग्नेट को मूव कराते हैं, ये क्या करता है? कुंडली हमको करंट बना करके देना स्टार्ट कर देता है। इस तरह की घटना आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये थियरी गलत है, थियरी बिल्कुल सही है। इसी थ्योरी पर हमारे बहुत सारे सिस्टम बनाए गए। जैसे में कि आप देख लीजिए जनरेटर में क्या होता है कि 2 कुंडली होता है, यानी एक कुंडली के सहायता से आर्मेचर को घुमाते हैं और आर्मेचर हमको क्या कर देता है? करंट बना करके देता है। तो इस तरह का जो घटना है इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। ये अगला जो चैप्टर है वो है 7वां
नंबर चैप्टर एसी करंट, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कहने का मतलब इसका हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। आइए इस चैप्टर में हम एसी करंट के बारे में देखेंगे, एसी करंट के डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, एसी करंट के जो है पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज इन सब चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो आइए जो ये थियरी की बात है, टॉपिक की बात है, ये सभी टॉपिक में हम बताएंगे। अगला नंबर जो टॉपिक है, अगला नंबर जो चैप्टर है, यानी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट नंबर जो चैप्टर है वो है ईएम वेव, ईएम वेव, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। आइए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इन चीजों के बारे में पहले इन चैप्टर में कैसा कैसा टॉपिक देखने को मिलेगा, यानी गौर कीजिएगा। इस चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि मान लेते हैं हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि जब चार्ज चलेगी तभी करंट बनेगी। सॉरी 2 मिनट रुके रहेंगे। देखते हैं हमने ये बताया कि इस चैप्टर में हमको ये पहले हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज चलेगी तभी करंट बनेगी। ये टॉपिक जो है बहुत लंबे समय तक चला था, लेकिन एक समय के बाद एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, उसने ये बताए थे कि चार्ज नहीं भी चलेगी तब पर भी करंट बनेगी, और चार्ज को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। ये किसने बताया? ये मैक्सवेल साहब ने बताया। तो उसने यही बताया कि पहले हम लोग यही जानते थे कि चार्ज चलेगी तभी करंट बनेगी, और चार्ज नहीं चलेगी तो करंट नहीं बनेगी। लेकिन एक समय आया था कि वो मैक्सवेल साहब आए थे और उसने ये बताया कि चार्ज नहीं भी चलेगी तब पर भी करंट बनेगी, और चार्ज को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। मैक्सवेल साहब ने उस करंट को नाम दे दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी विस्थापन धारा नाम दे दिया था। जो चार्ज नहीं भी चलेगी तब पर भी करंट बनाएगी, और उस चार्ज को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। उसी विद्युत धारा का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया था। किसने? तो मैक्सवेल साहब ने नाम दे दिया था। कितना अलग टॉपिक है कि चार्ज चलेगी तभी करंट बनेगी। अब इसने बताया कि चार्ज नहीं भी चलेगी तब पर भी करंट बनेगी, और उस करंट का नाम इसने दे दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहाँ क्या हो गया? अब दो यहाँ क्रांतिकारी टॉपिक उत्पन्न हो गया। क्या क्रांतिकारी टॉपिक उत्पन्न हो गया कि पहले का जो टॉपिक था
ये था कि जब चार्ज चलेगी तभी करंट बनेगी और चार्ज को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन अब मैक्सवेल साहब आया, वो कह दिए कि भाई मेरे, चार्ज नहीं भी चलेगी तब पर भी करंट बनेगी और चार्ज नहीं चलेगी तब पर भी करंट बनेगी, चार्ज को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए आज के लिए इतना ही, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।